किसी भी देश की वस्तु स्थिति घटनाओं की जानकारी हमें कैसे हो सकती है? जब हम इसका जवाब खोजने निकलते हैं तो हम पाते हैं कि या तो उस देश के इतिहास में इसका जवाब मिलता है या फिर भविष्य की नींव रखते वर्तमान में। वर्तमान की बातों की जानकारी खबरों समाचारों से हमें प्राप्त होती है, और जब ये खबरें समाचार माध्यम बटे हुए और मिसलीडिंग दिखाई देते हैं तो हमें जन भावनाओं का पता लोगों की बातों और उनके विचार विमर्श से चलता है। यह विचार विमर्श हम अपने आसपास के लोगों से भी करते हैं, और आज के संचार युग में यह जानकारी हमें अनेकों सामाजिक मीडिया के रास्ते से भी प्राप्त होता है। यह इस सोशल मीडिया का ही प्रभाव है कि जो लोग कल तक सरकार का फैसला करते थे, मंत्रिमंडलों का फैसला करते थे, आज हाशिए पर पड़े हैं और उनसे ज़्यादा लोग सामान्य लोगों की बातों पर विश्वास करते हैं। इस ओवर इन्फॉर्मेशन के ज़माने में सूचनाओं को देने वाला मीडिया पूरी तरह से व्यापार हो गया है। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं कि यह एक व्यवसाय हो चुका है, पर व्यवसाय के अनेकों कमियों और मुनाफे के तौर तरीकों की वजह से सूचनाएं अतिरेक से भरी हुई और भ्रामक झूठी लगने लगती हैं। कहीं ना कहीं यही वह कारण है कि भारत का प्रभावशाली वर्ग, जो हमेशा से अपना प्रभाव जमाने और विमर्श पर अपना एकाधिकार समझता था, आज लोकतंत्र और सरकार से चिढ़ा बैठा है। हमारे देश में बहस, तर्क वितर्क और चिंतन मनन की पुरानी परंपरा शास्त्रार्थों के समय से चली आ रही है, और ऐसे में निश्चित तौर पर हम किसी भी विषय पर प्रतिक्रिया देने में बहुत आगे रहते हैं, जो निश्चित तौर पर एक स्वतंत्र और स्वस्थ समाज और स्वस्थ लोकतंत्र का जीता जागता प्रमाण है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के नाम पर राजनीतिक आंदोलन ने अपना कुरूप चेहरा 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर दिखाया। इसके साथ ही बहसों का एक दौर चल पड़ा। निश्चित तौर पर हम ऐसे बहसों में हमेशा पढ़ते और ऐसी बहसों का हमेशा हिस्सा बनते रहते हैं। फिर इस पूरे आंदोलन में निहित स्वार्थों का आना भी काफ़ी अवश्यंभावी लग रहा था, लेकिन ये निहित स्वार्थ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हो तो कोई समस्या नहीं होती, पर अराजकता और अलोकतांत्रिक तौर तरीकों को हमारा समाज कभी पसंद नहीं करता। इस आंदोलन के नाम पर राजनीतिक और सामाजिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए अलग अलग लोग, संगठन और विचार यहाँ आ रहे हैं। इन अलग अलग विचारों का एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ग भी हो सकता है, और जब किसी देश या क्षेत्र की सीमा में सीमित न होकर कोई विचारधारा आक्रामक और हिंसक रूप से अन्य देशों, समाजों, विचारों पर अपना एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश करने लगता है, तो नागरिक समाज का यह दायित्व बनता है कि वह इस पर प्रतिक्रिया करे और एक विस्तृत और समावेशी प्रतिक्रिया दे। अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा के संघर्ष में पैसा, पहुंच और पहचान का एक विस्तृत नेटवर्क काम करता है, और ऐसे ही नेटवर्क के प्रभाव में आकर विभिन्न क्षेत्रों और भागों के लोगों के द्वारा भारत के इस सत्ता संघर्ष के लिए किए गए राजनीतिक और तथाकथित किसान आंदोलन में हस्तक्षेप करना बहुत बुरा दिखाई देता है। जब इस प्रकार की बड़ी षड्यंत्र की रूपरेखा स्पष्ट तौर पर दिखती है तो प्रतिक्रिया का सदा और संपूर्णता में होना आवश्यक है, और संपूर्णता में त्वरित टिप्पणी के बजाय समय लगना स्वाभाविक होता है। आज 3 दिन हुए जब कुछ पश्चिमी गायक, सेलिब्रिटी और वयस्क कलाओं के कलाकार, पॉर्न एक्टर ने इस सामाजिकता का चोला ओढ़े राजनीतिक आंदोलन पर अपनी टिप्पणी दी है। सरकार ने अपने तरफ से इस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र पर अपनी तरह से प्रतिक्रिया भी दी है, जो काफ़ी सधी हुई और ठोस है। लेकिन नागरिक समाज के लिए ऐसे षड्यंत्रों का पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए हमें इसके विभिन्न भागों को समझना होगा। जिन सेलिब्रिटी ने इस पर कमेंट किया उनमें एक अर्ध पॉप एक्टर है, एक पूर्ण पॉप एक्टर है, और एक स्कूल छोड़ चुकी मानसिक रूप से अक्षम बच्ची है, जिसका प्रयोग एजेंडा थोपने और चलाने के लिए वो लोग कर रहे हैं जिनको लोकतांत्रिक भारत में पूरी तरह खारिज करके लतिया दिया गया है। इन्हीं लोगों ने इस षड्यंत्र का पर्दाफाश भी अपनी मूर्खता की वजह से कर दिया, जो अब काफ़ी कुछ स्पष्ट हो चुका है। एक धार्मिक पहचान वाले कुछ असामाजिक लोग, जिन्हें आज हम खालिस्तान समर्थक या खालिस्तानी के नाम से जानते हैं, के द्वारा पैसे देकर ऐसे ट्वीट करवाए गए थे। हालांकि पैसे देकर एजेंडा चलवाना या सेलिब्रिटी का उपयोग करना
भारत के लिए कोई नया नहीं है और भारतीय कलाकारों का यह रूप हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। फिर भी प्रतिक्रियाओं का आना स्वाभाविक है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि हाफ पॉर्न हाफ पॉप एक्टर से ट्वीट करवाने के लिए 18 करोड़ रुपए यानी लगभग 2.5 मिलियन डॉलर दिए गए। पॉर्न स्टार को तो खैर कोई सीरियसली नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे सब लोगों की टिप्पणी ने इसको मजाकिया बना दिया है बजाय किसी गंभीर चर्चा के, और यह एक चर्चा में आने का प्रयास भर दिखता है इस पॉर्न एक्टर के द्वारा। लेकिन जो चिंतनीय बात उस अर्धविकसित बच्ची के टिप्पणी से निकल कर आई वह काफ़ी चिंताजनक और ख़तरनाक है। यह एक तरह से अमेरिका में हुए सत्ता परिवर्तन को ही भारत में दोहराने की साजिश की तरह दिखती है, जहां हम देख रहे हैं कि एक व्यापक षड्यंत्र से राज उठ रहा है। ग्रीटा थनबर्ग नाम की उस बच्ची ने ट्वीट करके जो दस्तावेज सार्वजनिक किए उनमें लगातार इस प्रकार के अराजकता को चलाने का एक खाका मिलता है। यह दस्तावेज हमें बताता है कि भारतीय जनतंत्र को कमज़ोर करने की साजिश इतनी व्यापक और गहरी है कि इसमें विभिन्न इंटरेस्ट ग्रुप्स घुसे हुए हैं। इस दस्तावेज में इस आंदोलन को हिंसक बनाने और इसका उपयोग कर व्यापक दुनिया में भारत को बदनाम करने की साजिश का पूरा खाका है, जो भारत के लोकतंत्र और समाज के लिए बहुत खतरनाक है। इस षड्यंत्र में जो क्रियाकलाप बनाए गए वह काफ़ी डरावने हैं, जिसमें भारत की शक्ति और कमजोरियों का विस्तृत विवरण बताया गया है। ये अपराधी हिंसा के साथ साथ देश की आर्थिक प्रगति को भी रोकना चाहते हैं और कहते हैं कि अगर हमारी मांग मान भी ली जाती है तो हम आगे विभिन्न बिंदुओं पर अराजकता करते रहेंगे, ऐसे बिंदुओं पर जिसका न कोई अर्थ निकलता है और न कोई अंत है। हालांकि इन दस्तावेजों से यह भी पता लगता है कि यह अपराधी न सिर्फ भारतीय सरकार और समाज की प्रतिक्रिया से डरते हैं, वरन भारतीय मीडिया और इसके व्यापक विस्तार से भी भयभीत हैं। लेकिन इस प्रकार लोगों को भड़काकर, लोगों को तोड़कर, लोगों के खिलाफ ही उनको खड़ा करके ये न सिर्फ भारत में अव्यवस्था और अराजकता लाना चाहते हैं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को भी खत्म करना चाहते हैं। और इन सब से हमें स्वयं के लिए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, जिनके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है। इसका पहला निष्कर्ष यह है कि हम लोगों को प्रतिक्रियावादी होने की बजाय संयमित और धैर्यपूर्ण चिंतन की आवश्यकता है। हम किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं, जिससे कि मामले की गंभीरता समझने की बजाय हमारी त्वरित और हमारा एक इमोशनल प्रतिक्रिया होती है, जिसमें हम उन चीज़ों को सही ढंग से समझते नहीं हैं और बहुत बार खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं, जिससे हम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों का जवाब नहीं दे पाते जो हमारे देश की अखंडता, संप्रभुता और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हैं। दूसरा, इससे हमें महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह प्राप्त होता है कि हमें अपने लोकतांत्रिक अधिकार से चुनी हुई सरकार के साथ मजबूती से न सिर्फ खड़ा होना चाहिए, बल्कि ऐसे अराजक लोगों को जवाब भी देना चाहिए और साथ ही साथ इन बेशर्मों का बहिष्कार करते हुए इनको पूरी तरह एक्सपोज भी करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं ये हमारे बीच में ही घुसे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि या तो ऐसा काम कर रहे हैं जो स्पष्ट तौर पर देश को बांटने, देश को तोड़ने, देश को कमज़ोर करने के लिए ये जो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके समर्थक हैं, लेकिन वो लोकतांत्रिक अधिकारों और लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में एक सामाजिक ताना बाना को ओढ़कर, एक सामाजिक लबादे को ओढ़कर उसके अंदर से इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमें ऐसे ही जयचंदों, ऐसे ही देश के गद्दारों, ऐसे ही देशद्रोहियों को पहचानना और उन्हें एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि एक पत्रकार ने खुद को ही एक्सपोज कर लिया और उसके ऊपर अभी देशद्रोह का केस भी चल रहा है और देशद्रोह के मुकदमे में उसे अब जवाब भी देना है, जब उसने दिल्ली में एक अराजक और एक अपराधी किस्म के उस ट्रैक्टर चालक की मौत को पुलिस के द्वारा की गई मौत, पुलिस के द्वारा गोली चलाकर की गई हत्या बताकर एक तरह से इस आंदोलन को भड़काने और इसमें हिंसा भड़काने की कोशिश की थी। ऐसे लोगों को हमें एक्सपोज करना और साथ ही साथ बेइज्जत करना बहुत ज़रूरी है। इनका सामाजिक बहिष्कार करना बहुत आवश्यक है। हमें किसी भी विषय पर विस्तृत और गहन विमर्श के बाद ही
उस पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही काम का निष्कर्ष है। हम तुरंत ही बहसों मुहावरों में पड़ जाते हैं कि हम किसी तरह अपना अपना पक्ष, अपना अपना विचार लोगों के ऊपर बताते चलें। लेकिन इस तरह की घटनाओं में समस्या यही होती है कि इन लोगों का उद्देश्य बस अराजकता ही पैदा करना है। इसलिए हम जितने धैर्यवान और संयमित रहेंगे और अपने लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जितने विश्वस्त होंगे, उतना ही इन लोगों को हमारा किया हुआ इनका बहिष्कार और इनका जो उपहास है, इनका जो एक्सपोज किया जाना है, वो इनको उतना ही ज़्यादा चुभेगा और ये उतना ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ते जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस पूरी घटना से हमें यह प्राप्त होती है कि ऐसे राष्ट्र विरोधी और पैसे पर बिकने वाले विचारक, चिंतक, बुद्धिजीवी, कलाकार और पत्रकारों का उपहास उड़ाकर उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता को ख़त्म करना और उनकी विश्वसनीयता खत्म होते के साथ ही उनका सामाजिक रूप से एक तरह से उपस्थिति, उनकी एग्जिस्टेंस को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। और यही हमारे देश के लिए हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम प्रतिक्रियावादी बनने से बचें और ऐसे लोग जो इस देश को तोड़ना और इस देश की संप्रभुता, अखंडता को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनको एक जवाब उनका बहिष्कार करके और उनका उपहास उड़ा कर दें। भारत माता की जय। वंदे मातरम।